गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एफरेंट मेडिको के अंदर। माई सेल्फ राजेंद्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप CHO का ले लो, SGPGI ले लो, नॉरसेट ले लो, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक का नाम है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, किन किन डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, आज इन सभी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन के हिसाब से। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है एक मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है, एक मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है, प्रोटेक्ट करता है किसको, ह्यूमन बॉडी को किससे, इन्फेक्शियस डिजीज़ से। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, इट इज़ ए मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उन सभी से हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आगे बात करें इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, इम्यूनाइजेशन की शुरुआत कब हुई। तो इम्यूनाइजेशन की शुरुआत हुई मई 1974 में। इम्यूनाइजेशन की शुरुआत हुई मई 1974 में। कहाँ हुई, वर्ल्ड के अंदर मई 1974 में इम्यूनाइजेशन की शुरुआत हुई और इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को नाम दिया एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मई 1974 को वर्ल्ड के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई और इस प्रोग्राम को नाम दिया एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसे EIP के नाम से भी जाना जाता है। इसी के 4 साल बाद 1978 के अंदर इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये प्रोग्राम लागू किया गया और इस प्रोग्राम का नाम EIP था। जो प्रोग्राम इंडिया में 1978 में लागू किया गया उसको क्या बोलते हैं हम, EIP। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, शुरुआत में ही 2 क्वेश्चन बनते हैं कि वॉल वर्ल्ड के अंदर EIP कब स्टार्ट हुआ। तो हम बता देंगे मई 1974 को। और इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ तो हम बात करेंगे 1978 में। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो उसका नाम क्या था। एक क्वेश्चन और आ सकता है, पूछ सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ वर्ल्ड के अंदर तो उसका नाम क्या था। उसका नाम है एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के पीछे क्या मोटिव था, ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के पीछे मोटिव था कि जो 6 किलर डिजीज़ होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, 6 किलर डिजीज़ होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ये 6 किलर डिजीज़ कौन कौन सी होती है, पोलियो, दूसरी ट्यूबरकुलोसिस, तीसरी डिप्थीरिया, चौथी पर्टूसिस, 5th
टिटनस और 6 टाइफॉइड फीवर। तो जब 1978 को ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो इसमें 6 किलर डिजीज कौन कौन सी थी? पहली पोलियो, दूसरी ट्यूबरकुलोसिस, तीसरी डिप्थीरिया, चौथी पर्टुसिस, और पर्टुसिस को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं वुफिंग कफ। वुफिंग कफ्स के नाम से भी जाना जाता है। 5वीं टिटनस और 6 टाइफाइड फीवर। तो जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1978 को इंडिया के अंदर, तो 6 किलर डिजीज कौन कौन सी थी? ये थी। लेकिन हम बात करें जब ये प्रोग्राम 1985 को 19 नवंबर 1985 में इस प्रोग्राम को रिन्यू कर दिया गया और रिवाइज्ड कर दिया गया, और इस प्रोग्राम का नाम क्या बना? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो क्वेश्चन एक और यहाँ बन रहा है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? तो हम बात करेंगे 19 नवंबर 1985 को। इसी दिन एक और क्या हुआ कि जो 6 किलर डिजीज थी उसमें टाइफॉइड फीवर था, उसको हटाकर यहाँ पर एक और डिजीज को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो 6 किलर डिजीज थी उसमें मीजल्स को ऐड किया गया, और जो टाइफॉइड फीवर था उसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। उसको रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पर अब अगर 6 किलर डिजीज की बात करें 1985 के बाद, 1985 के बाद अगर 6 किलर की डिजीज की बात करें तो 6 नंबर की जो आती है वो आती है मीजल्स आती है। तो यहाँ पर 1985 में क्या किया? मीजल्स को ऐड कर दिया और टाइफाइड फीवर को रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। पहला क्वेश्चन कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में EIP कब स्टार्ट हुआ? तो 1974 को। इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ? 1978 में। और 6 किलर डिजीज कौन कौन से है आपकी? एट प्रेजेंट भी हम बात करें तो 6 किलर डिजीज कौन कौन सी है? पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस और मीजल्स। यही बात करें हम 19 नवंबर 1985 को एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, यानी कि जो EIP चलता आ रहा था उसको रिवाइज्ड कर दिया गया, और इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसी दिन क्या हुआ कि जो हमारे 6 किलर डिजीज थी उसमें से टाइफॉइड फीवर को रिमूव कर दिया गया और मीजल्स को ऐड कर दिया गया। आगे हम बात करें तो 1992 के अंदर जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो किसका पार्ट बन गया? 1992 में जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये पार्ट बन गया किसका? CSSM का मतलब होता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। तो 1992 में इम्यूनाइजेशन किसका पार्ट बन गया? CSSM का। आगे हम बात करें 1997 में इम्यूनाइजेशन को माइग्रेट कर लिया गया किसके अंदर? RCH प्रोग्राम के अंदर। 1997 के अंदर इम्यूनाइजेशन को माइग्रेट कर लिया RCH प्रोग्राम के अंदर।
रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। आगे हम बात करें सन 2005 में 2005 के अंदर इम्यूनाइजेशन को इंक्लूड कर लिया गया, इम्यूनाइजेशन को इंक्लूड कर लिया गया एनआरएचएम के अंदर। दोबारा समझते हैं इस बात को कि 1992 में इम्यूनाइजेशन किसका पार्ट बन गया, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड का पार्ट बन गया। 1997 में जो इम्यूनाइजेशन था, इम्यूनाइजेशन जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसको माइग्रेट कर लिया गया आरसीएच के अंदर, और सन 2005 में एनआरएचएम के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। और सन 2005 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उस प्रोग्राम को हम बात करते हैं, क्या नाम है, अम्ब्रेला प्रोग्राम, अम्ब्रेला स्कीम, अम्ब्रेला प्रोग्राम। अम्ब्रेला प्रोग्राम क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ब्रेला प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो आप बता दोगे कि अम्ब्रेला प्रोग्राम सन 2005 में स्टार्ट हुआ। अम्ब्रेला प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है, तो अम्ब्रेला प्रोग्राम है प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज, जितनी भी वेक्टर बोर्न डिजीज होती है उन सभी को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए अम्ब्रेला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस ईटीसी। तो सन 2005 में अम्ब्रेला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, और अम्ब्रेला प्रोग्राम किस लिए स्टार्ट किया गया कि ये प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए किसको, वेक्टर बोर्न डिजीज होती हैं उन सभी को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए अम्ब्रेला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर क्या आता है, कौन कौन सी डिजीज आती है, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इन सभी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए अम्ब्रेला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। आगे हम बात करें 25 दिसंबर सन 2014 को, 25 दिसंबर सन 2014 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम स्टार्ट हुई थी या मिशन चलाया गया था। तो 25 दिसंबर सन 2014 को मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष की स्थापना हुई। 25 दिसंबर सन 2014 को मिशन इंद्रधनुष की स्थापना हुई। और मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किसने किया, लॉन्च्ड किसने किया, इसको लॉन्च्ड किया था मिस्टर जेपी नड्डा जी, मिस्टर जेपी नड्डा जी ने इसको लॉन्च किया गया था। सन 2014 में ये इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर थे। पच्चीस दिसंबर सन 2014 को मिशन इंद्रधनुष की स्थापना हुई, और ये किसने लॉन्च किया, मिस्टर जेपी नड्डा जी ने। ये क्या थे, हेल्थ मिनिस्टर उस टाइम पे। तो मिशन इंद्रधनुष इन्हें लॉन्च किया। मिशन इंद्रधनुष में क्या किया इन्होंने, एक और डिजीज को इंक्लूड किया, एक और डिजीज को इंक्लूड किया। उस डिजीज का नाम है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। तो आपसे कोई पूछ ले कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हेपेटाइटिस बी कब ऐड की, तो 25 दिसंबर सन 2014 को ऐड की गई। इसी दिन क्या हुआ था, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। अब बात करें मिशन इंद्रधनुष होता क्या है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं कितने, 7। इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं, 7। इन 7 कलर्स को लेकर 7 वैक्सीन
प्रिवेंटेबल डिजीज को इसके अंदर ऐड किया गया है। मिशन इंद्रधनुष में कलर होते हैं 7 और इसके अंदर 7 ऐसी डिजीज को इंक्लूड किया गया है जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो जाए। कौन कौन सी डिजीज होती है? 7 ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जिनको हम मिशन इंद्रधनुष के अंदर ऐड करते हैं? पहली होती है पोलियो, दूसरी है ट्यूबरक्लोसिस, तीसरी है डिप्थीरिया, चौथी है पर्टुसिस, पांचवी है टिटेनस, सिक्स्थ है मीजल्स, सेवंथ है हेपेटाइटिस बी। तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर क्या आता है कि रेनबो के कलर होते हैं 7 और इन्होंने 7 ऐसी डिजीज को इंक्लूड किया जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो जाए। वो 7 ऐसी डिजीज कौन कौन सी है? पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। इन 7 डिजीज को बनाकर ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज बनाया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि जो हमारी 6 किलर डिजीज थी उसके अंदर एक और डिजीज को ऐड किया गया था, उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। और ये दोबारा हम बात करें इसकी कि मिशन इंद्रधनुष होता क्या है? मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर सन 2014 को लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किसने किया? मिस्टर जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया। इसी दिन क्या हुआ था कि एक और डिजीज को ऐड किया गया था। वो डिजीज कौन थी? हेपेटाइटिस बी। मिशन इंद्रधनुष का मतलब होता है कि रेनबो के कलर होते हैं 7। इन्हीं कलर्स के आधार पर 7 ऐसी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं जिनको मिशन इंद्रधनुष के अंदर ऐड किया गया था। ये कौन कौन सी डिजीज हैं? पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी हैं। आगे बात करें इसी की, सन 2016 के अंदर मिशन इंद्रधनुष की आगे बात करें तो सन 2016 के अंदर 4 न्यू एडिशंस और आए। इसके अंदर 4 न्यू एडिशंस हुए, 4 न्यू एडिशंस हुए। वो 4 न्यू एडिशंस कौन कौन से हैं? पहला तो है रूबेला, दूसरा है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, तीसरा है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस और चौथा है रोटा वायरस। मिशन इंद्रधनुष में सन 2016 को 4 न्यू एडिशंस हुए। वो 4 न्यू एडिशंस कौन कौन से हैं? रूबेला, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस। इन चारों को सन 2016 के अंदर ऐड किया गया। यानी कि अब कलर 7 कलर के हिसाब से 7 प्रिवेंटेबल डिजीज थी, इसमें से 4 और इंक्लूड कर दी गई। लेकिन ये 4 कब इंक्लूड की गई? सन 2016 को। इनको 201 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 201 डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो गया? लॉन्च किया गया, लागू किया गया कि इनको लागू किया गया और बताया गया कि ये काम करती है नहीं करती सन 2016 के अंदर। आगे हम बात करें कि इम्यूनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम किसी पेशेंट को वैक्सीन देते हैं, इम्यूनाइज्ड करते हैं। इम्यूनाइजेशन को देने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? पहला, रिड्यूस नियोनेट मोर्टालिटी रेट। पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इन्फेंट या नियोनेट होते हैं, जो भी नियोनेट और इन्फेंट होते हैं, उन सभी की मोर्टालिटी रेट को कम करना। क्योंकि अगर सही टाइम पे वैक्सीन्स लग गए तो उनकी जो डेथ रेट होती है उसको क्या कर सकते हैं हम? रिड्यूस कर सकते हैं। मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ, और यही इससे मिलता जुलता एक वो वर्ड आता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है इलनेस, यानी कि बीमार होने की जो रेट होती है उसको हम बोलते हैं मॉर्बिडिटी रेट, और मोर्टालिटी को बोलते हैं हम डेथ रेट। यानी कि एक जो क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, उस क्राइटेरिया में कितनी बच्चों की मौत हो रही है उसको हम बोलेंगे मोर्टालिटी रेट। और जो क्राइटेरिया हमने सेट किया है उस क्राइटेरिया में कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे मॉर्बिडिटी रेट। दूसरे हम बात करें, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें, दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेट, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन मदर्स की डेथ हो रही थी वैक्सीन के अभाव से, तो उन वैक्सीन उसको उस टाइम पे वैक्सीन लगाकर उनकी मोर्टालिटी रेट को कम किया जा रहा है। तो इम्यूनाइजेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मदर्स की डेथ हो रही थी प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन के अभाव से, तो उसको कम किया जाना ही क्या कहलाएगा? रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तीसरे की बात करें तो कंट्रोलिंग इन्फेक्शन, कंट्रोलिंग इन्फेक्शन। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्फेक्शन को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोलिंग इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, जितनी भी डिजीज जो हमने बताई थी उन सभी डिजीज से जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं? हम कंट्रोल कर रहे हैं। चौथे ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इंक्रीज द हेल्थ लेवल, इंक्रीज द हेल्थ लेवल, इंक्रीज द हेल्थ लेवल। जैसे ही बच्चों में वैक्सीन्स लग जाएंगे तो क्या होगा? उन बच्चों का हेल्थ लेवल बढ़ जाएगा, यानी वो बार बार बीमार नहीं होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव रिड्यूस नियोनेट या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि जो बच्चों की डेथ हो रही थी वैक्सीन के अभाव से, उन वैक्सीन को उन बच्चों में लगाकर इनकी डेथ रेट को कम करना ही क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है किसका? इम्यूनाइजेशन का। दूसरा है रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेट, यानी कि जो मदर्स की डेथ हो रही थी प्रेगनेंसी के दौरान उसको रिड्यूस करना। तीसरे की हम बात करें कंट्रोलिंग इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज जो भी हो रही थी उनको कंट्रोल करना। और चौथा है इंक्रीज द हेल्थ लेवल, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर मदर और इन्फेंट न्योनेट जितने भी जिनको भी वैक्सीन लगता है उन वैक्सीन लगाकर उनकी हेल्थ लेवल को हम ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुरुआत करते हैं हम इन्फेंट से। इन्फेंट जो बच्चा जब तक 1 साल का हो जाएगा तब तक उनको कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। जब बच्चा पैदा होता है एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो एट बर्थ उसको BCG की वैक्सीन दी जाती है। एट बर्थ BCG की वैक्सीन देंगे और वो वैक्सीन कितनी देंगे? 0.1 ml देंगे।
0.1 ml देंगे। कौन से रूट से देंगे? इंट्राडर्मल रूट से देंगे। और कहाँ लगाएंगे उस वैक्सीन को? लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर लगाएंगे। 8 बर्थ BCG की वैक्सीन दी जाती है। कहाँ कितनी डोज लगाई जाती है? 0.1 ml और इंट्राडर्मल रूट से और लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है। आगे हम बात करें कि बच्चा जब 1 महीने का हो जाएगा तब तक उसको 0.1 ml लगा सकते हैं। लेकिन अगर 1 महीने के बाद लगाता है, यानी कि 8 बर्थ नहीं लगवाए, 1 महीने के अंदर नहीं लगवाए और 1 महीने के बाद अगर लगाता है 1 साल तक की एज में, तो फिर उसको हम देंगे 0.05 ml डोज देंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है कि अगर BCG की डोज 8 बर्थ नहीं लगाई जाती या फिर 1 महीने के अंदर नहीं लगाई जाती तो फिर क्या करेंगे अपन? उसकी डोज को कितना करेंगे? 0.05 ml लगाते हैं। आगे हम बात करें दूसरी डोज, दूसरी वैक्सीन हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ये भी 8 बर्थ लगाई जाती है और कितनी लगाई जाती है? 0.5 ml। कौन से रूट से? इंट्रामस्कुलर रूट से लगाई जाती है। और इंट्रामस्कुलर रूट से लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? एंटीरियो-लैटरल साइट ऑफ मिड थाई। ये याद रखने वाली बात यह है कि अगर किसी पेशेंट में अपन हेपेटाइटिस B वैक्सीन लगाएंगे तो उसकी साइड कौन से गी? एंटीरियो-लैटरल साइड ऑफ मिड थाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फेंट के अंदर IM इंजेक्शन कौन सी साइट पे लगाया जाता है? बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि IM इंजेक्शन बच्चों में जो इन्फेंट होते हैं उनमें किस साइट में लगाया जाता है? तो आपका आंसर होगा एंटीरियो-लैटरल साइट ऑफ मिड थाई। आगे हम बात करें तीसरी वैक्सीन की। तीसरी वैक्सीन कौन सी दी जाती है? 8 बर्थ OPV वैक्सीन दी जाती है। OPV वैक्सीन 8 बर्थ देंगे। कौन सी डोज होगी? उसको हम बोलेंगे 0 डोज बोलेंगे। 8 बर्थ OPV की जो वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी होती है? 0 डोज होती है। कितनी ड्रॉप दी जाती है? 2 ड्रॉप दी जाती है। उसका रूट कौन सा होगा? ओरल कौन सा होगा? और साइट की बात करें तो साइट भी कौन सी होगी? ओरल ही होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 8 बर्थ, जब 8 बर्थ कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? 8 बर्थ कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवर होने के तत्काल उसको BCG की वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन दी जाती है और OPV की वैक्सीन दी जाती है। BCG की वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है और OPV की वैक्सीन उसको ओरल रूट से दी जाती है। आगे हम बात करें जब बच्चा बड़ा होगा, यानी कि 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक, जब बच्चा 6 वीक का हो जाएगा, यही हम बात करें बच्चा 6 वीक का हो जाएगा तो 6 वीक के अंदर उसको कौन कौन सी वैक्सीन हम लगवाएंगे? 6 वीक वाले बच्चे को हम OPV की फर्स्ट डोज पेंटावेलेंट और रोटा वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे। यहाँ पर जब 6 वीक का बच्चा हो जाएगा इस टाइम पे उसको 3 वैक्सीन लगाई जाती है। कौन कौन सी 3 वैक्सीन होती है? एक तो OPV की फर्स्ट डोज, एक पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज और रोटा वायरस की फर्स्ट डोज जब बच्चा 6 वीक का हो जाएगा। 6 वीक के अंदर पहली डोज OPV की देंगे। OPV की 2 ड्रॉप दी जाती है और रूट होगा उसका ओरल। दूसरे हम बात करें पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन एक साथ लगाए, एक ही इंजेक्शन के अंदर 5 वैक्सीन कंबाइन होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पेंटावेलेंट, यानी 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन। कौन कौन सी 5 वैक्सीन होती है? डिप्टीरिया होती है, पर्टूसिस होती है, टिटनस होती है, हेपेटाइटिस B होती है और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है। इन 5 वैक्सीन को एक में ही कंबाइन करके एक वैक्सीन बना ली, उसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट कब लगाते हैं? 6 वीक के दौरान लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 0.5 ml लगाते हैं। कौन से रूट से लगाते हैं?
इंट्रामस्कुलर रूट से लगाते हैं। हमने पहले भी देखा है कि इंट्रामस्कुलर रूट जो लगाते हैं बच्चों में कहाँ लगाते हैं आईएम इंजेक्शन? एंटीरियो-लैटरल साइट ऑफ मिड थाई, एंटीरियो-लैटरल साइट ऑफ मिड थाई के अंदर आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है जब बच्चा क्या है? इन्फेंट है। आगे हम बात करें रोटा वायरस की, तो रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है ये भी 6 वीक में लगाई जाती है। 6 वीक में लगाई जाए, कितने देते हैं? 5 ड्रॉप देते हैं। कौन से रूट से देते हैं? ओरल देते हैं। अगली बार जब बच्चा आएगा यानी कि 10th वीक में आएगा, 6 वीक की वैक्सीन हो गई। एक और बात बता दें कि जो बच्चा आएगा 10th वीक में आपके पास फिर वापस वैक्सीन लगवाने आएगा, तो 10th वीक में आपको उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगाओगे? तो ओपीवी सेकेंड डोज लगाओगे, पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज लगाओगे और रोटा वायरस की सेकेंड डोज लगाओगे। रूट आपको पता ही है कि 6 वीक में आपने जिस रूट से ये वैक्सीन लगाई थी वापस उसी रूट को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। यानी कि ओपीवी के लिए ओरल, पेंटावेलेंट के लिए आईएम और रोटा वायरस के लिए ओरल रूट आप वैक्सीन दोगे। फिर आपके पास बच्चा आएगा 14 वीक में, फिर 14 वीक में आपको क्या करना है? इनकी तीसरी डोज आपको लगानी है। ओपीवी की तीसरी डोज, पेंटावेलेंट की तीसरी डोज और रोटा वायरस की तीसरी डोज। सेम वही रूट आपको फॉलो करना है जो आपने 6 वीक और 10 वीक में फॉलो किया था। एक बार और देख लेते हैं कि 3 ऐसी वैक्सीन होती है जो आपको 6 वीक में, 10 वीक में और 14 वीक में दी जाती है। वो 3 वैक्सीन कौन कौन से हैं? ओपीवी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पेंटावेलेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, रोटा वायरस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का मतलब है फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज। इन तीनों वैक्सीन की क्या करनी है? आपको 3 डोज आपको लगानी है, 6 वीक में, 10 वीक में और 14 वीक में। जब आप ओपीवी दोगे तो ओपीवी ओरल रूट से दोगे, पेंटावेलेंट दोगे, पेंटावेलेंट किस रूट से दोगे आप? आईएम रूट से दोगे। और इसकी डोज क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट चीज है। डोज क्या होगी? 0.5 ml होगी। आपको पेंटावेलेंट की डोज 0.5 ml देनी है। आगे हम बात करें मीजल्स वैक्सीन की, आगे हम बात करें मीजल्स वैक्सीन की। मीजल्स वैक्सीन कब दी जाती है? या ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। मीजल्स वैक्सीन कब दी जाती है? 9 से 12 महीने के बीच में दी जाती है। यानी कि या तो 9th मंथ में दे दो या 10 मंथ में दे दो, 11th में दे दो या 12th में दो। तो 9 से 12 महीने के बीच में आप मीजल्स की वैक्सीन दे सकते हो। और मीजल्स की कौन सी दोगे? फर्स्ट डोज दोगे। कितनी देनी है आपको? 0.5 ml इसकी डोज दे दी। अगर इसके रूट की बात करें तो इसका रूट है सबक्यूटेनियस रूट। अभी तक हम पढ़ रहे थे, इंट्राडर्मल देख लिया था, इंट्रामस्कुलर देख लिया था, और अब क्या है? सबक्यूटेनियस। एक ऐसी वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। वो कौन सी वैक्सीन है? मीजल्स वैक्सीन है। इसको कहाँ लगाएंगे हम? राइट अपर आर्म में लगाएंगे। अगर सबक्यूटेनियस लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? राइट अपर आर्म में लगाएंगे। इसी ऐसे हम 9 मंथ में एक और वैक्सीन लगाएंगे, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। जापानीज एन्सेफेलाइटिस को हमने कहाँ पढ़ा था कि जब मिशन इंद्रधनुष ने सन 2016 को 4 न्यू एडिशंस में 4 न्यू डिजीज को ऐड किया गया था, तो वहाँ पर क्या आया था? जापानीज एन्सेफेलाइटिस आया था। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस को हम भी 9 से 12 महीने में लगाएंगे। इसकी डोज सेम मीजल्स के जैसे कि 0.5 ml होगी। और रूट कौन सा होगा? सबक्यूटेनियस। लेकिन यहाँ पर आपको साइट का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर आपने राइट अपर आर्म में मीजल्स वैक्सीन लगा दी है तो आप जापानीज एन्सेफेलाइटिस को राइट अपर आर्म में नहीं लगाओगे। तो आप जापानीज एन्सेफेलाइटिस को कहाँ लगाओगे? लेफ्ट अपर आर्म में लगाओगे। यानी कि राइट अपर आर्म में आपने कौन सी लगा दी थी? मीजल्स लगा दी थी। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस को कहाँ लगाओगे? लेफ्ट अपर आर्म में लगाओगे।
क्योंकि 2 वैक्सीन एक ही समय में आप एक साइड पर नहीं लगा सकते, इसलिए आप कहाँ लगाओगे, एक तो राइट अपर आर्म में लगाओगे और एक लेफ्ट अपर आर्म में लगाओगे, यानी कि दोनों साइड पर आपको 2 अलग अलग वैक्सीन लगानी है। 9 मंथ की बात करें तो एक और वैक्सीन होती है जो 9 मंथ में दी जाती है। 9 मंथ में दी जाती है विटामिन ए की फर्स्ट डोज। विटामिन ए की फर्स्ट डोज 9 मंथ के दौरान दी जाती है। इसका डोज कितनी होती है, 1 ml होती है या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसको हम देते हैं ओरल रूट से, इसको हम देते हैं ओरल रूट से। एक बार और हम इन्फेंट के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख लेते हैं कि 8 बर्थ, 6, 10 और 14 वीक में कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। तो 8 बर्थ हम बात करें तो 8 बर्थ हम BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाते हैं। 6, 10 और 14 वीक की बात करें तो इन तीनों डेट्स में, यानी कि छठे 6 वीक में, 10th वीक में और 14 वीक में 3 वैक्सीन लगाई जाती है। OPV की फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज। पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज। वैसे रोटावायरस की फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज। 6 वीक में फर्स्ट डोज लगाई जाती है, 10th वीक में सेकंड डोज लगाई जाती है और 14th वीक में थर्ड डोज लगाई जाती है। 9th मंथ में 2 वैक्सीन हम लगाते हैं। एक तो लगाते हैं मिजल्स वैक्सीन। मिजल्स वैक्सीन को हम लगाते हैं सबक्यूटेनियस रूट से और लगाएंगे अपर आर्म के ऊपर, राइट अपर आर्म के ऊपर। वैसे ही 9 मंथ के दौरान एक और वैक्सीन लगाई जाती है, उसको हम बोलते हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस। इसको हम लगाएंगे लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर। वैसे ही 9 मंथ में एक और वैक्सीन दी जाती है, उसको विटामिन ए की फर्स्ट डोज के रूप में देते हैं। इसको 9 मंथ के एज में 1 ml या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ये ओरल रूट से हम देते हैं। आगे हम बात करें चिल्ड्रंस की, आगे हम बात करें चिल्ड्रंस में कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। चिल्ड्रंस की बात करें, ये तो हो गए इन्फेंट के लिए। अगर बात करें हम चिल्ड्रंस के लिए, कितना मिनट का हुआ, बंद करो।